हेलो स्टूडेंट्स, नीट 2023 का जो पेपर हुआ है अभी, आशा करता हूं कि आप लोगों का जो पेपर था वो बहुत अच्छा रहा होगा और ये भी आशा करता हूं कि उसका रिजल्ट भी आपकी मेहनत के अनुसार अच्छा ही आएगा। तो मैं डॉक्टर नरेंद्र मरमट, बायोलॉजी फैकल्टी IIM केयर इंस्टीट्यूट से बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो नीट 2023 में पूछे गए थे। तो वो क्वेश्चंस जो है वो कौन से हैं, किस तरह से उनके सॉल्यूशंस आपको सोचने चाहिए थे, उनका आंसर क्या होना चाहिए था, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस जो बायोलॉजी के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें से कुछ क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 102, द रिएक्शन सेंटर इन PS2 हैज एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा इज। मतलब ये पूछा है कि जो PS2 है एक्चुअली ये पिगमेंट सिस्टम है। PS का फुल फॉर्म होता है पिगमेंट सिस्टम। ये क्लोरोप्लास्ट में जो ग्रेना होते हैं उसकी जो एक लेमिली होती है उसे कहते हैं ग्रेनल लेमिली या थाइलेकोइड। उसकी मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पर क्वांटासोम्स होते हैं और इनके अंदर होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, और ये पिगमेंट्स ही मिलकर बनाते हैं पिगमेंट सिस्टम, जो दो तरह के होते हैं, एक होता है PS1 और एक होता है PS2। ठीक, तो ये जो पिगमेंट्स होते हैं इनके अंदर उनकी एक लिमिट होती है कि वो स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उससे ज्यादा या कम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। ये यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। तो ये जो PS1 PS2 है ये इनके डिस्कवरी के बेसिस पे इनके नाम दिए हुए हैं। PS1 की डिस्कवरी पहले हुई तो इसलिए इसे PS1 कह दिया, PS2 की डिस्कवरी बाद में इसलिए इसे PS2 कह दिया। तो ये पिगमेंट सिस्टम्स हैं और पिगमेंट सिस्टम पिगमेंट से बने होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो आपके क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो PS2 है उसका जो रिएक्शन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर एक स्पेसिफिक क्लोरोप्लास्ट जो उसके अंदर होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, उसमें जो क्लोरोफिल A होता है उससे बना होता है। और अगर ये PS1 है, PS1 का रिएक्शन सेंटर है, तो ये 700 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, इससे ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो PS1 का रिएक्शन सेंटर 700 कहते हैं इसे, 700 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर PS2 की बात करें तो उसका होता है P680, इसका मतलब ये 680 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, इससे ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन पूछा है द रिएक्शन सेंटर इन PS2 हैज एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा, मतलब मैक्सिमम कितने नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, और उसका आंसर होगा 680 नैनोमीटर। तो पहले ऑप्शन में तो 660 दिया हुआ है, गलत है। ये 780 दिया हुआ है, गलत है। 680 नैनोमीटर सही है, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए थर्ड। ठीक, तो PS2 का रिएक्शन सेंटर मैक्सिमम 680 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो इसका आंसर होना चाहिए थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द फिनोमेना ऑफ प्लियोट्रोपिज्म रिफर्स टू। प्लियोट्रोपिज्म जो है वो आपने सुना होगा, ये सुना होगा या फिर आपने सुना होगा प्लियोट्रोपी। एक्चुअली ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। जेनेटिक्स में आपने मेंडल के बारे में बात की होगी, मेंडल को पढ़ा होगा। तो मेंडल ने जो कहा था वो समझ लेते हैं पहले। मेंडल ने कहा था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक जीन जो होता है, वन जीन जो है वो वन कैरेक्टर को रेगुलेट करता है। वन कैरेक्टर, मेंडल के हिसाब से किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक जीन एक कैरेक्टर को रेगुलेट करता है, इसीलिए मेंडेलियन इनहेरिटेंस को हम मोनोजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। लेकिन जब मॉडर्न जेनेटिक्स वाला समय चालू हुआ, टाइम चालू हुआ, तो बेटसन जो थे उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। तो इन्होंने और भी ऑर्गेनिजम्स पर डिस्कवरी की और पाया कि जो मेंडल के रूल्स थे, मेंडल के इनहेरिटेंस के नियम थे, प्रिंसिपल्स थे, वो सभी ऑर्गेनिज्म पे लागू हो रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जहां पे मेंडल्स के प्रिंसिपल्स लागू नहीं होते। तो फिर स्टडी हुई तो पता लगा कि मेंडल ने जो बोला उसके अलावा और भी चीजें हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे हैं जहां पे बहुत सारे जीन्स मिलके एक कैरेक्टर को रेगुलेट करते हैं, इसे कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। लेकिन ऐसा भी देखा गया कि एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर को रेगुलेट करता है, इसे कहते हैं प्लियोट्रोपी। और यहाँ पे प्लियोट्रोपी मतलब वही बात कर रहे हैं हम लोग कि वन जीन मेनी कैरेक्टर। तो देख लेते हैं यहाँ, द फिनोमेना ऑफ प्लियोट्रोपिज्म रिफर्स टू, इसका मतलब क्या होता है? आज सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, सही है ये कि एक सिंगल जीन जो है बहुत सारे फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है, ये सही है। दूसरा देख लेते हैं, मोर देन 2 जीन्स, गलत हो गया। मोर देन 2 जीन्स मतलब बहुत सारे जीन तो आएंगे नहीं, ये गलत हो गया। प्रेजेंस ऑफ सेवरल एलील्स ऑफ अ सिंगल जीन कंट्रोलिंग अ सिंगल क्रॉसओवर, ये भी गलत है। बहुत सारे जीन तो एलील तो आएंगे नहीं यहाँ पे। प्रेजेंस ऑफ 2 एलील्स भी नहीं होगा क्योंकि एक जीन की बात करते हैं और बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। तो प्लियोट्रोपी या प्लियोट्रोपिज्म का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब एक जीन एक से ज्यादा फिनोटाइपिक या कैरेक्टर्स को रेगुलेट करता है तो उसे कहते हैं हम लोग प्लियोट्रोपिज्म। तो इसका आंसर होना चाहिए फर्स्ट किया, सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स?
एक्चुअली जब आप ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस पढ़ते हो, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं आप, तो ट्रांसक्रिप्शन की जो मैकेनिज्म होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल में अलग तरह से और यूकैरियोटिक सेल में अलग तरह से होती है। अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो वहां पे एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज लगता है जो हर तरह के आरएनए को बनाने में काम में आता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल की जब बात करते हैं तो आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम लगता है, आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम लगते हैं वो 3 होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3। तो अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज अलग अलग आरएनए बनाने में काम में आते हैं। तो अगर आरएनए पॉलीमरेज 1 यूज हो रहा है तो लार्ज सब यूनिट ऑफ आरआरएनए, लार्ज सब यूनिट ऑफ आरआरएनए बनती है। आरआरएनए की जो बड़ी यूनिट होती है वो बनती है अगर आरएनए पॉलीमरेज 1 यूज होता है। तो अगर 2 यूज हुआ तो एचएनआरएनए, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए या हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, और एमआरएनए, ये बनते हैं अगर आरएनए पॉलीमरेज 2 यूज होता है। तो 3 यूज होता है तो स्मॉल सब यूनिट ऑफ आरआरएनए, स्मॉल सब यूनिट ऑफ आरआरएनए बनता है। इसके अलावा टीआरएनए, जितने भी छोटे छोटे आरएनए हैं वो सारे इससे बनते हैं। एसएनआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, 5S आरएनए, ये भी इसी से बनता है। अगर आरएनए पॉलीमरेज 3 यूज होता है तो ये आरएनए सिंथेसिस होते हैं, और अगर आरएनए पॉलीमरेज 2 लगता है तो एचएनआरएनए, एमआरएनए बनता है, और अगर फर्स्ट यूज होता है तो लास्ट सेगमेंट ऑफ आरआरएनए। तो अब आपसे पूछा है कि रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3rd, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3rd इन यूकैरियोट्स, कब जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तब। तो क्या बनता है 3rd से, स्मॉल सेगमेंट ऑफ आरआरएनए, टीआरएनए, एसएनआरएनए, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए, प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए एचएनआरएनए एक्चुअली, और ये तो बनता है आरएनए पॉलीमरेज 2 से, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ओनली एसएनआरएनए, ओनली बोल दिया है, गलत हो गया क्योंकि ये भी बनते हैं इससे, तो ये भी गलत हो गया। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरआरएनए ये सब होता है, लेकिन लार्ज सब यूनिट जो है 28S की, ये तो बनती है 1 से, इसलिए इसकी वजह से ये भी गलत हो गया। फिर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए, 5S आरएनए और एसएनआरएनए, 5S आरएनए, ठीक है, तो ये सही है, ये टीआरएनए सही है, एसएनआरएनए सही है। तो ये जो है तीनों बन रहे हैं किससे, आरएनए पॉलीमरेज 3 से। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 4th वाला, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए, 5S आरएनए एंड एसएनआरएनए। एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट EST रिफर्स टू, ठीक। एक्चुअली ये जो है EST आप पढ़ते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में गोल्स निर्धारित किए गए थे, और इसमें बहुत सारे गोल्स थे, जैसे ये कि हमारे जीनोम में कितने जीन्स प्रेजेंट है, जीन्स के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस कितनी है, जीन्स में जो नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस है वो कौन सा है, एक जीन में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और जो भी डाटा मिलता है हमें उसे कंप्यूटर में सेव करना है, डाटा के फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन मिली उसे डाटा के फॉर्म में सेव करना है, और उसका एनालिसिस करने के लिए टूल्स डेवलप करना है, अदर सेक्टर्स में उसके इंफॉर्मेशन को यूज करना है, इथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज का ध्यान रखना है। तो ऐसे बहुत सारे गोल्स थे। तो उसमें एक गोल ये भी था कि जो हमारे जीनोम में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो कौन सा है, कौन से जीन में कौन से न्यूक्लियोटाइड या नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस होगा, ये पता करना है। अब एक्चुअली जब ये पता करने की कोशिश की गई तो देखा गया कि हमारे डीएनए का कुछ पार्ट जो है वो आरएनए बना के कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा था, और कुछ जो है वो नहीं कर रहा था। तो जो भी आरएनए बना के एक्सप्रेस होने वाला डीएनए था उसे कहा था क्या, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टेक्स्ट, ESTs। ये वो सीक्वेंस टेक्स्ट है जो आरएनए के फॉर्म में कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं। तो यहां इसका मतलब क्या है, ऑल जीन्स वेदर एक्सप्रेस और अनएक्सप्रेस, ये गलत है। जो एक्सप्रेस और अनएक्सप्रेस दोनों को काउंट करते हैं तो उसे कहते हैं सीक्वेंस ए नोटेशन। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सीक्वेंस ए नोटेशन कहते हैं। तो ये नहीं पूछा हमसे पूछा EST, तो ये तो गलत हो गया। फिर सर्टन इंपोर्टेंट एक्सप्रेस जीन, कुछ इंपोर्टेंट एक्सप्रेस जीन, ये भी नहीं है, क्योंकि वो जीन जो आरएनए बना के एक्सप्रेस होते हैं उन्हें कहते हैं ESTs। ऑल जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड विद आरएनए, ये रहा कि वो सभी जीन जो आरएनए के फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहे हैं उन्हें कहते हैं ESTs। और ऑल जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज प्रोटीन, प्रोटीन के फॉर्म में नहीं, किसके रूप में, आरएनए बना के आरएनए के रूप में एक्सप्रेस हो रहे हैं, उन्हें कहते हैं ESTs। ये आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, तो इसका आंसर होना चाहिए 3rd। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। एक्चुअली क्या है कि जब डीएनए जेनेटिक मटेरियल है ये हम जानते हैं, लेकिन पहले नहीं पता था। ये तो आज हम जानते हैं कि हमारा इवोल्यूशन बंदरों से हुआ है, हम बंदरों से इवोल्व होके बने हैं। आज बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज होती है, उसके बाद हमें बहुत सारा नॉलेज मिलता है कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा होता है, पोलिनेशन होता है, प्लांट्स भी लिविंग है, वो भी सेल से बने हैं। तो ये धीरे धीरे जब साइंस ग्रो कर रहा था तो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती गई, वो हमारा नॉलेज बढ़ता गया। तो सबसे पहले हमें ये भी नहीं पता था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है ये तो बाद में मालूम पड़ा, पर कोई तो है।
जो जेनेटिक मेटल की तरह बिहेव करता है, ये जानने के लिए एक्सपेरिमेंट हुए। तो सबसे पहले अल्फ्रेड ग्रिफिथ ने किया था ट्रांसफॉर्मेशन वाला, वो चूहे वाला स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया को लेके। फिर बाद में एवरी मैकलिऑड मैकार्टी वाला हुआ, और लास्ट में हुआ हर्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने फाइनली प्रूव किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि वो कैरेक्टर को एक जनरेशन से अगले जनरेशन में लेके जाता है। तो ये अनइक्वोकल प्रूफ जो है, इसका मतलब ये हर्शे और चेस की ही बात कर रहा है कि लास्ट में जो ऐसा बोला फर्स्ट प्रपोज बाय, लेकिन लास्ट एक्सपेरिमेंट उनका था 1952 में हुआ था, लेकिन सबसे पहले उन्होंने ही बोला था कि डीएनए के अलावा और कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता, लेकिन आरएनए है। लेकिन जो डीएनए है जेनेटिक मटेरियल, इसके बारे में बात की तो हर्शे और चेस ने बताया। इन्होंने हर्शे और चेस के पहले बात की थी, लेकिन इन्होंने ढंग से बात नहीं की, मतलब जो बात की थी आप एक्सपेरिमेंट पढ़ते हो, विल्किंस फ्रैंकलिन ने नहीं किया था। ये तो डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए से रिलेटेड है, तो ये आंसर भी गलत हो गया। फ्रेडरिक ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन का था, ये भी नहीं था। हर्शे और चेस वाला जो है, इन्होंने फाइनली प्रूव किया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, तो इसका आंसर होना चाहिए क्या, फोर्थ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अपॉन एक्सपोजर ऑफ यूवी रेडिएशन डीएनए स्टेन्ड विद इथिडियम ब्रोमाइड विल शो। अब एक्चुअली जब आप पढ़ते हो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऑटो रेडियोग्राफी, जब आप आरडीएनए टेक्नोलॉजी मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सारी स्टेप्स होती है। तो जब स्टेप्स होती है, तो जब आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आपका डिजायर्ड जीन आइसोलेट करना होता है, तो आप डीएनए फ्रेगमेंट्स जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किए होते हैं, उन्हें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर आप सेपरेट करते हो, और उसके बाद उसे इथिडियम ब्रोमाइड से रंगते हो, स्टेन करते हो, किससे, इथिडियम ब्रोमाइड से, और फिर उसको यूवी रेज में रेडिएशन में देखते हैं, तब वो आपको ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। तो यही पूछा है कि जब आप इथिडियम ब्रोमाइड से डीएनए को स्टेन करते हो, उसके बाद यूवी रेडिएशन डालते हो, तो आपको किस तरह से दिखेगा वो ब्रिज। ये ब्राइट है एक्चुअली, ये ब्रिज नहीं लिखा हुआ, ब्राइट है, ब्राइट है शब्द, ये ब्राइट येलो कलर, येलो नहीं दिखता, ऑरेंज कलर। हाँ, ये मैंने बताया आपको कि जब आप इथिडियम ब्रोमाइड से डीएनए को स्टेन करोगे और यूवी रेडिएशन में देखोगे, तो आपको वो ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखेगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर on same chromosome as a measure of the distance between genes to map their position on chromosome। एक्चुअली क्या बोल रहा है ये, कि ये मैप की बात कर रहा है, लिंकेज मैप या जेनेटिक मैप की बात कर रहा है। क्रोमोसोम्स पर जीन्स की लोकेशन और जीन्स के बीच की रिस्पेक्टिव डिस्टेंस को बताने वाला जो मैप होता है, उसे जेनेटिक मैप या लिंकेज मैप कहते हैं। और ये सबसे पहले स्टुटवेंट ने बताया था, यही बोला कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगी, उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी होगी। रिकॉम्बिनेशन मतलब उनके अलग अलग होने की संभावना ज्यादा होगी, कि इसका जो होमोलोगस क्रोमोसोम होगा उसके साथ एक्सचेंज होगा, क्रॉसिंग ओवर बोल सकते हैं उसे, रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। तो कुछ जीन इधर के उधर और इधर के उधर जाते हैं, इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। अगर जीन्स के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होगी तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा, और ये आपको डिस्टेंस बताना पड़ेगा, तभी आपको पता लगेगा कि रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा या कम। और ये जो फिनोमिना है सबसे पहले स्टुटवेंट ने बताई थी, तो इसका आंसर होगा क्या, अल्फ्रेड स्टुटवेंट। तो ये जो मैप में पोजीशन ऑन क्रोमोसोम किसकी, जीन्स की, किसने बताई थी, अल्फ्रेड स्टुटवेंट ने सबसे पहले जेनेटिक मैप बनाया था। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। द जीन गन, एक्चुअली ये जीन जीयू लिखा हुआ, ये जीन गन मेथड है, यूज्ड टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल। एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी जब आप पढ़ते हैं, तो आप ये पढ़ते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म में किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीन निकाल के आप इंट्रोड्यूस कराते हो, ताकि उस ऑर्गेनिज्म में भी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हो जाएं, क्योंकि हर किसी कैरेक्टर के लिए डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर हम किसी और ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर के डीएनए को निकाल के, जीन को निकाल के किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल देते हैं, तो वो जो जीन डाला है हमने डिजायर्ड कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी एक्सप्रेस हो सकता है। तो वो जब आप एक्सप्रेस करते हो या इंट्रोड्यूस करते हो जीन गन की मेथड से, तो पूछा है कि माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ मेटल आर यूज, कौन से माइक्रो पार्टिकल, मेटल से कौन से माइक्रो पार्टिकल्स यूज किए जाते हैं डीएनए को कोट करने के लिए, ऐसा पूछा जाता है कि द जीन गन मेथड यूज्ड टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए। जीन गन मेथड का यूज करते हैं अपन एलियन डीएनए को होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कराने के लिए, तब आप किस मेटल का यूज करते हैं। तो जब डीएनए को जीन गन में लोड किया जाता है, तो उसके पहले उसके ऊपर टंगस्टन और गोल्ड की कोटिंग कर दी जाती है। जैसे कभी आप लोगों ने कभी स्टेन गन जो होती है उससे फायर होते हुए देखा होगा मूवीज में, तो जब वो बुलेट फायर होती है तो उसकी खोल जो होती है वो यहीं गिर जाती है। तो वो जो खोल इसलिए लगाती है, ऊपर जो शेल होती है वो इसलिए लगाई जाती है ताकि वो जो पाउडर है, गन पाउडर है, वो बुलेट में ना फट जाए, वो प्रोटेक्टर है। वैसे ही अगर आप जीन गन से डीएनए को इंट्रोड्यूस कराओगे, फायर करोगे, तो वो डीएनए डिस्ट्रक्ट होने की संभावना होती है, इसलिए उसको कोट कर दिया जाता है किससे, गोल्ड और टंगस्टन से। तो उसका आंसर सीधा सीधा दिख रहा है आपको, टंगस्टन और गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which micronutrient is required for splitting of water molecule in photosynthesis? फोटोसिंथेसिस जब होता है तो आपने सुना होगा कि फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप में पूरा होता है, एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। जब लाइट रिएक्शन होती है तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। लाइट एनर्जी
को केमिकल एनर्जी मतलब एटीपी और NADPH2 में कन्वर्ट किया जाता है। और जब ऐसा होता है तो यहाँ चलता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं कहां से, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, मतलब फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं इसे। एक्चुअली स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मतलब फोटोलिसिस ऑफ वाटर है ये। क्यों है ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर? क्योंकि वाटर के लिसिस मतलब ब्रेक डाउन, और वाटर मॉलिक्यूल टूटते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसलिए इसे कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग मतलब टूटना, लाइट की प्रेजेंस में टूटते हैं इसलिए इसे कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। और जब फोटोलिसिस होता है तो यहाँ पे दो मिनरल आयन का यूज होता है, एक तो मैग्नीज का यूज होता है, इसके अलावा क्लोराइड का यूज होता है। ये आपके एनसीईआरटी में भी लिखे हुए हैं। तो अगर देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीशियम है Mg, और Mg की बात नहीं की हमने बात की मैग्नीज की, Mn2+। कॉपर नहीं, कॉपर तो बोला ही नहीं है। मैग्नीज, हाँ ये रहा, मैग्नीज और क्लोराइड यूज होते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीज तो दिख रहा है हमको, क्या क्लोराइड दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। ये भी मोलिब्डेनम भी गलत हो गया, इसलिए आंसर क्या होगा, मैग्नीज होगा। तो इसका आंसर मिलेगा मैग्नीज, थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स is labeled as assertion A and other is labeled as assertion R। अब ये assertion क्या है? ATP is used at 2 steps in glycolysis। ये बोल रहा है कि ग्लाइकोलिसिस जो होता है, ये एक्चुअली सेलुलर रेस्पिरेशन जब आप पढ़ते हो तो सेलुलर रेस्पिरेशन एरोबिक और एनारोबिक दो तरह का होता है। तो आप एरोबिक देखो या एनारोबिक देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस तो एरोबिक और एनारोबिक दोनों तरह के रेस्पिरेशन में होता है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन का यूज नहीं होता। एरोबिक रेस्पिरेशन वो है जहां पे ऑक्सीजन का यूज होना है, एनारोबिक वो है जहां ऑक्सीजन का यूज नहीं होना है। तो आपके पास सेल के पास ऑक्सीजन हो या ना हो, ये तो होता है क्योंकि इस ग्लाइकोलिसिस के दौरान ऑक्सीजन का यूज नहीं होता। और जब ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं आप तो ग्लूकोज जो है वो आपको कन्वर्ट होता हुआ दिखता है पायरुविक एसिड में, लेकिन ये एक स्टेप में कन्वर्ट नहीं होता। ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और उसके बाद फिर बनता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, और ऐसे फिर एल्डिहाइड, PgAl, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और ये सब बनते हैं, और फाइनली जाके आपको क्या मिलता है, पायरुविक एसिड मिलता है। अब अगर आप फर्स्ट स्टेप को देखें तो ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो इन दोनों में फर्क क्या है? ये ग्लूकोज है, ये प्लेन ग्लूकोज है, और ये कन्वर्ट हुआ किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो इसका मतलब ये वो ग्लूकोज है जिसके 6 नंबर के पोजीशन पे क्या आ गया, फॉस्फेट। तो कहां से आया फॉस्फेट, एटीपी से। एक्चुअली ये वो स्टेप है जहां पे एटीपी यूज होता है। एटीपी ने फॉस्फेट दे दी ग्लूकोज को, तो ग्लूकोज बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और एटीपी ने फॉस्फेट दे दी, इसलिए वो बच्चा रह गया एडीपी। तो यहां पे वो स्टेप है जहां एटीपी का यूज होता है। फिर आप ये स्टेप देखिए, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बन रहा है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, मतलब ये वो फ्रक्टोज है जिसके 6 नंबर के पोजीशन पे फॉस्फेट है, और ये वो फ्रक्टोज है जिसके पहले फर्स्ट और 6 दो पोजीशन पे फॉस्फेट है, मतलब फर्स्ट पे एक फॉस्फेट आ गई है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या यूज हुआ, एटीपी। और पूरे ग्लाइकोलिसिस में केवल यही दो स्टेप है, एक तो फर्स्ट स्टेप और एक थर्ड स्टेप, जहां पे एटीपी का यूज होता है। तो केवल दो ही स्टेप में एटीपी का यूज होता है, और ये बोल रहा है एटीपी इज यूज्ड एट 2 स्टेप्स इन ग्लाइकोलिसिस। हाँ, नीचे बाकी जितनी भी स्टेप्स देखोगे तो वहां पे एटीपी का यूज आपको होता हुआ नहीं दिखेगा। केवल ग्लाइकोलिसिस में दो ही स्टेप ऐसी है, एक तो फर्स्ट और एक थर्ड, जहां पे एटीपी का यूज होता हुआ दिखता है। तो ये स्टेटमेंट जो है, ये एसेशन जो है वो सही है। फिर फर्स्ट एटीपी इज यूज्ड इन कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। हाँ, फर्स्ट एटीपी कहां यूज होता है, जब आप ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं, ये सही है। एंड सेकंड एटीपी इज यूज्ड इन कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इनटू फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। हाँ, थर्ड स्टेप में जो सेकंड एटीपी यूज हुआ है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इनटू फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो गिवन बिलो। तो आप देख लीजिए कि ये भी सही है और ये भी सही है। तो A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, गलत। A इज फॉल्स, गलत। बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो ये सही है कि पहला सही है, और दूसरा उसको वेरीफाई भी कर रहा है कि हाँ दो स्टेप में यूज होती है, और वो दो स्टेप कौन सी है वो भी बता दिया। तो इसका आंसर होना चाहिए थर्ड, क्योंकि दोनों सही है और रीजन जो है वो एसेशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एक्चुअली ये डीएनए है। अब ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट। अब जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हो आप और उसको डीएनए को अलग आप कर रहे हो प्रेसिपिटेट, तो चिल्ड इथेनॉल डालना पड़ता है आपको। तो मैंने बोल ही दिया है कि डीएनए को जब आप प्रेसिपिटेट करते हो तो चिल्ड इथेनॉल डालते हो, मतलब चिल्ड इथेनॉल का यूज किसे प्रेसिपिटेट करने के लिए होता है, डीएनए को। तो आंसर क्या होगा, डीएनए फोर्थ वाला। ये डीएनए नहीं है, ये डीएनए है, तो इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी एटीपी एंड एनएडीपीएच2 आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग केल्विन साइकिल। ये केल्विन साइकिल ये फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन है, C3 साइकिल भी कहते हैं। अब C3 साइकिल को अगर आप देखें तो जब एक CO2 फिक्स होती है, ओनली वन मॉलिक्यूल, एक CO2 फिक्स होती है, तो टोटल 3 एटीपी लगते हैं।
2 एटीपी रिडक्शन में और 1 रीजनरेशन में, और 2 NADPH2 लगते हैं। 2 NADPH2 ये किस में लगते हैं? 1 केल्विन साइकिल में, और 1 केल्विन साइकिल में केवल 1 CO2 फिक्स होती है, और 1 CO2 में 1 कार्बन है। तो 1 कार्बन वाले मॉलिक्यूल से जब ग्लूकोज बनाना है आपको, वो तो ग्लूकोज होता है 6 कार्बन वाला, 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल। तो 1 कार्बन वाले मॉलिक्यूल से 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल नहीं बन सकता, और जब 1 CO2 फिक्स होती है तो 3 ATP और 2 NADPH2 यूज होते हैं। तो अगर आपको 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनाना है तो आपको 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको फिक्स करने पड़ेंगे, और जब 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करोगे तो इसका 6 टाइम्स ऑफ ATP एंड NADPH2 यूज होगा। तो एक ग्लूकोज लिखा है ना, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए केल्विन साइकिल में कितने 6 टाइम्स करनी पड़ेगी केल्विन साइकिल, और एक केल्विन साइकिल में 3 ATP और 2 NADPH2 यूज होते हैं। तो 6 टाइम करोगे तो कितना हो जाएगा? 18 ATP एंड 12 NADPH2। तो 18 ATP कहां दिख रहा है? ये तो 12 ATP, 18 ATP एंड 16, ये भी गलत हो गया, ये 12 ATP गलत है, 18 ATP एंड 12 NADPH2। तो ये वाला फोर्थ आंसर जो है वो सही होगा। ये फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन का जो है क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर कीमोऑस्मोसिस। कीमोऑस्मोसिस जो है वो अगर आप पढ़ोगे इसे कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस भी कहते हैं। ये सबसे अच्छी आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं जब आप लाइट रिएक्शन देखते हैं तो थाइलेकोइड के अंदर होती हुई दिखती है। थाइलेकोइड ये रहा, मान लो थाइलेकोइड क्या है? क्लोरोप्लास्ट में जो ग्रेना होते हैं, एक के ऊपर एक लेमिलीज लगी होती है, उसकी एक लेमिली जो है वो थाइलेकोइड कहलाती है, उसे ग्रेनल लेमिली भी कहते हैं। और उसकी इनर मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पर क्वांटासोम्स होते हैं, इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। ठीक, तो ये जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो यहाँ होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जहां पे पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी मैग्नीज और क्लोराइड की, मैग्नीज उसका आंसर दिया हुआ था, एक ही मेटल आयन था उसमें। तो यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट साइटोक्रोम से होते हुए थाइलेकोइड की आउटर सरफेस पर जाते हैं। और यहाँ पे जो स्ट्रोमा होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भरा हुआ जो लिक्विड होता है उसे कहते हैं स्ट्रोमा। यहाँ प्रोटॉन होते हैं H+, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुंचते हैं तो इसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं और बना लेते हैं H। और यहीं पे एक एंजाइम होता है जिसका नाम है NADP रिडक्टेज। क्या होता है? NADP रिडक्टेज। और ये इस H का यूज करवा देता है किसके रिडक्शन में? NADP के रिडक्शन में। तो क्या बन जाता है? NADPH2। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा होता है। और ये जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है तो 4 वाटर मॉलिक्यूल टूटते हैं, जिसमें से 2 वाटर मॉलिक्यूल्स वापस बन जाते हैं, ऑक्सीजन रिलीज होती है, 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं और 4 प्रोटॉन्स बनते हैं। ठीक, तो ये कैसे होता है? जब पिगमेंट सिस्टम पे सनलाइट आती है तो उस लाइट एनर्जी का यूज होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर में। फोटोलिसिस ऑफ वाटर मतलब ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ देखते हैं, अगर आप एक वाटर मॉलिक्यूल को देखें तो एक वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा H+ और OH-। अगर 4 वाटर मॉलिक्यूल्स को देखेंगे तो वो बनाएगा 4H+, 4OH-। तो ये तो हमें मिल गया, ये हमने बोला ये रहा। और जो 4OH- है तो ये OH- क्यों है? क्योंकि माइनस चार्ज इसलिए आता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करते हैं, चारों के चारों OH अपने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं। तो ये चारों ने अपने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, तो ये इलेक्ट्रॉन भी मिल गए हमको। फिर बचे क्या? 4 OH, ये OH, ये OH, ये OH और ये OH। तो ये H2O, फिर ये H2O, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल बन गए, और ऑक्सीजन O2, ये O2 रिलीज हुई। तो जब 4 वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज और क्लोराइड आयन, यहाँ पे मैग्नीज और क्लोराइड आयन का यूज होता है। तो जब मैग्नीज और क्लोराइड आयन के प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में टूटते हैं तो 2 वाटर मॉलिक्यूल वापस से बन जाते हैं, ऑक्सीजन रिलीज होती है, 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन बनते हैं। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है तो 4 प्रोटॉन भी बनते हैं। तो जब ऐसा चलता रहेगा तो प्रोटॉन इकट्ठे होते रहेंगे। तो यहाँ पे प्रोटॉन को बाहर निकालने के लिए प्रोटॉन पंप, ऐसा जब जाएगा तो बाहर के प्रोटॉन यूज हो रहे हैं तो कम हो जाएंगे स्ट्रोमा में, और अंदर प्रोटॉन बढ़ जाएंगे तो प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा। प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब कि प्रोटॉन के कंसंट्रेशन में डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। कहाँ? थाइलेकोइड के अंदर और बाहर स्ट्रोमा में। तो उसको बैलेंस करने के लिए जो पंप है वो प्रोटॉन को बाहर पुश करता है, और जब एनर्जी रिलीज होती है उसको एटीपी के फॉर्म में ट्रैप कर लिया जाता है। तो अगर आप देखें तो ये जो है ना, ये कीमोऑस्मोसिस है। केमिकल जो आयंस होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ऑस्मोसिस की तरह बिहेव कर रहे हैं, मतलब इधर उधर जा रहे हैं। तो आपको एक प्रोटॉन पंप चाहिए। सही है, प्रोटॉन पंप होना, क्योंकि यहाँ प्रोटॉन को पुश करना है तो प्रोटॉन पंप होना। इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट नहीं, प्रोटॉन ग्रेडियंट होना, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो प्रोटॉन पंप होना सही है, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट फिर गलत हो गया।
मेम्ब्रेन होना, हाँ थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन होना सही है। प्रोटॉन पंप होना सही है, मेम्ब्रेन होना चाहिए, पंप होना चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडिएंट होना चाहिए। मैंने बोला अभी कि जब ऐसा होगा तो बाहर स्टोमा में प्रोटॉन यूज हो रहा है तो स्टोमा में कम और अंदर की तरफ प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे। एटीपी सिंथेस यूज होना चाहिए। क्यों यूज होना चाहिए? क्योंकि जब यहाँ पे प्रोटॉन को बाहर पुश करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसको एटीपी के रूप में ट्रैप कर लेते हैं, और वो कौन करता है ट्रैप? एटीपी सिंथेस या एटीपी सिंथेटेज। तो आपको यहाँ एटीपी सिंथेस भी चाहिए, मेम्ब्रेन चाहिए, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडिएंट, ये तीनों, ये थर्ड ऑप्शन में जो चारों चीजें दी हुई है वो होना चाहिए। ये भी देख लेते हैं, मेम्ब्रेन होना सही है, प्रोटॉन पंप होना सही है, प्रोटॉन ग्रेडिएंट होना ये भी सही है। एनएडीपी सिंथेटेज नहीं, ये नहीं, एनएडीपी सिंथेज नहीं चाहिए। एनएडीपी रिडक्टेज अगर होता है इसकी जगह, क्या लिखा है? एनएडीपी रिडक्टेज, अगर ये होता तो ये ऑप्शन भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे एनएडीपी सिंथेज दे दिया तो ये एंजाइम का यूज नहीं होता, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेन स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर गिवन बिलो। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की कुछ स्टेप्स जो हैं वो नीचे दी हुई हैं, तो अरेंज द स्टेप्स इन द करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस में इनको अरेंज करना है। तो इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल, ये लास्ट में होता है। ये तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो होस्ट में इंसर्ट करने के लास्ट में होता है। कटिंग ऑफ डीएनए स्पेसिफिक लोकेशन बाय, हाँ ये सही है कि आपको डीएनए जो चाहिए, आप पूरे डीएनए को इंट्रोड्यूस नहीं करना है, हमें क्या करना है कि स्पेसिफिक एक्टर के जीन को जो है वो इंट्रोड्यूस करना है होस्ट के अंदर। तो जो भी डीएनए है पूरा उसको कट करना पड़ेगा, तो ये हो गई फर्स्ट स्टेप। और उसके बाद फिर डिजायर्ड जीन, जो भी डिजायर्ड डीएनए है उसको आइसोलेट करना पड़ेगा। तो आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट के दूसरा, और फिर इसको इंट्रोड्यूस नहीं कराते। इसको अगर इंट्रोड्यूस कराया और अगर ये सेल में इंट्रोड्यूस कराते हुए अगर नष्ट हो गया, डिस्ट्रक्ट हो गया, तो वापस से आपको फिर डीएनए निकाल के इसको काटना पड़ेगा, फिर आइसोलेट करना पड़ेगा। इसलिए क्या करते हैं अपन, ये जो डीएनए मिला है इसकी कॉपी कर लेते हैं। तो आप पीसीआर में डाल दो, इसकी बहुत सारी कॉपीज हो जाएगी, तो थर्ड हो गया। उसके बाद आप इसमें क्या कर दो, इंट्रोड्यूस करा दो, फोर्थ हो गया। तो पहली स्टेप कौन सी है? बी है। फिर दूसरी स्टेप कौन सी है? सी है। फिर तीसरी स्टेप जो है वो डी है, और फिर चौथी स्टेप जो है वो ए है। तो बी सी डी ए सीक्वेंस जिस ऑप्शन में दिख रहा है वो आपका आंसर होगा। तो बी सी, ये तो सी भी हो गया, ये तो गलत हो गया। ये बी दिख रहा है, बी सी डी ए, हाँ ये रहा बी सी डी ए, तो ये सेकंड ऑप्शन जो है उसका आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम? कौन से स्टेटमेंट जो है वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में सही है, करेक्ट बोला है आपको, तो वो कौन से सही है? दिस ऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडन डाउन इन 1860, ये गलत है क्योंकि ये तो इन्होंने डाउन सिंड्रोम को डिस्क्राइब किया था, क्लाइनफेल्टर को नहीं किया था, तो ये गलत हो गया। सच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट, हाँ सही है, मस्कुलाइन डेवलपमेंट तो होता है। हाउएवर द फेमाइन डेवलपमेंट इज लेटर, हाँ यहाँ पे एक्चुअली गायनेकोमेस्टिया देखने को मिलता है और वो फेमाइन कैरेक्टर है, तो ये जो ऑप्शन है वो सही होगा। तो गायनेकोमेस्टिया देखने को मिलता है, मतलब मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है, तो ये सही है। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टेचर, ये जो डाउन सिंड्रोम में देखने को मिलेगा आपको ना, मस्कुलाइन डेवलपमेंट तो हो गया तो इसलिए शॉर्ट स्टेचर नहीं होता। फिजिकल, साइकोमोटर, मेंटल डेवलपमेंट इज रिलेटेड, नहीं ऐसा कुछ होता नहीं, मेंटली रिटार्ड नहीं होता, ये भी गलत हो गया। सच इंडिविजुअल, हाँ अगर आपको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम देखने को मिलता है, एक्चुअली क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, ये केवल मेल में होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है वो केवल किस में देखने को मिलता है आपको? मेल में। अगर आप मेल को देखोगे तो उसमें क्रोमोसोम्स दिखते हैं आपको, ऑटोसोम्स 44 और एक एक्स और एक वाई। तो ये जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाला अफेक्टेड मेल होता है इसमें एक एक्स्ट्रा एक्स आ जाता है, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 हो जाते हैं। तो जितने ज्यादा एक्स क्रोमोसोम दिखते हैं उतने ज्यादा फेमाइन कैरेक्टर या फीमेल कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे 2 एक्स हो जाता है, जबकि यूजुअली एक नॉर्मल मेल में एक ही एक्स होता है, तो इसलिए यहाँ पे फीमेल कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, ये वाला सही है। और जिसमें भी अगर सेक्स क्रोमोसोम में गड़बड़ी होती है, नॉर्मल क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनसे ज्यादा कम हो जाते हैं, तो वो स्टेराइल हो जाता है। तो बी और ई ऑप्शन जो है, मतलब ये बी और ई स्टेटमेंट जो है वो सही होंगे। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। देख लेते हैं बी एंड ई, हाँ यही वाला पहला ऑप्शन ही सही है क्योंकि बी एंड ई ओनली है करेक्ट लिखा हुआ है। ए तो गलत बोल दिया था, ए गलत बोल दिया था, सी और डी भी गलत बोल दिए थे, गलत हो गया, तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में दिया वो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ग्लाइकोलिसिस, ये सेलुलर रेस्पिरेशन के क्वेश्चंस जो हैं वो इसी रूप में टेबल के फॉर्म में पूछ लिए एक साथ बहुत सारे। मतलब ये जो टेबल दे दिया इससे, इस टेबल में अगर आपको दिखें तो आपको एक से ज्यादा क्वेश्चंस एक साथ मर्ज करके दे दिए जाते हैं, तो आपको उसको मैच करना रहता है और ये थोड़ा इजी भी रहता है क्योंकि 1-2 मैच हो जाते हैं तो बाकी अपने आप ही मैच हो जाते हैं क्योंकि ऑप्शन में उस तरह से ही रहते हैं। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और बोला ऑक्सीडेटिव मतलब रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, और वो आपको दिखती है कब? जब पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, और ये कहलाती है लिंक रिएक्शन। ग्लाइकोलिसिस के बाद जब ग्लाइकोलिसिस होता है तो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में। ग्लूकोज जो है वो किस में कन्वर्ट होता है? पायरुविक एसिड में, ग्लाइकोलिसिस में। और ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में।
और फिर जब अगर सेल के पास ऑक्सीजन है तो ये पायरुवेट एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की केवल आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को ही पार कर पाता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पाता। इसीलिए पायरुवेट एसिड जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए इसको कन्वर्ट कर दिया ऐसे कंपाउंड में जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को पार कर जाए, क्योंकि इसका मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाना जरूरी है, और माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स में नहीं जाएगा तो एनर्जी नहीं बन पाएगी। रेस्पिरेशन में एनर्जी ही बनती है, तो एनर्जी नहीं बन पाएगी। और आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनती है, पायरुवेट एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है और फिर ये अंदर जाता है। तो ये जो पायरुवेट एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ, तो ये खास इसलिए है क्योंकि पायरुवेट एसिड 3 कार्बन वाला कंपाउंड है और एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन वाला कंपाउंड है। इसका मतलब एक कार्बन निकल गया और वो कार्बन निकला CO2 के फॉर्म में। कब? यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज होता है, तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ये लिंक रिएक्शन से रिलेटेड है। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम है इसका? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम यूज होता है। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज यूज होता है, तो इसलिए इसको मैच करेंगे एक को जहां पे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज दिख रहा है। ठीक, फिर दूसरा ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे भी कहते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस जो है उसका दूसरा नाम है EMP पाथवे। E का मतलब है एम्बेडेन, M का मतलब है मेयरहोफ, P का मतलब है पारनास। ये 3 साइंटिस्ट के नाम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन तीनों ने ग्लाइकोलिसिस के अलग अलग स्टेप्स की डिस्कवरी की थी, इसलिए इन तीनों के डिस्कवरर जो है ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स के, उनके डिस्कवरर के नाम के आधार पे इसे EMP पाथवे बोला गया। तो ये जो A है उसका सेकंड हो गया, B का जो है फोर्थ हो गया। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेशन फॉस्फोराइलेशन, एक्चुअली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब यहां देखा ना, ऑक्सीडेटिव मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड निकली तो डीकार्बोक्सिलेशन। लेकिन फॉस्फोराइलेशन मतलब होता है ATP का बनना, ATP सिंथेसिस। तो अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ATP बनती है तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और ये होता है दिखता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। तो इसका हो गया थर्ड। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ये TCA साइकिल है, ये सिट्रिक एसिड साइकिल है, ये क्रेब साइकिल है। कौन सा साइकिल है? ये क्रेब साइकिल है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है और यहाँ पे सिट्रिक एसिड बनता है सबसे पहले, इसलिए इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, और उसके लिए एंजाइम लगता है सिट्रेट सिंथेटेज। तो अगर आप मैच करें तो A का जो मैच है वो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, A का 2 और B का जो है फोर्थ। A का 2 कहां दिख रहा है आपको? इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। B का फोर्थ दोनों में दिख रहा है। C का थर्ड दिख रहा है, C का थर्ड इसमें दिख रहा है, लेकिन C का 1 मतलब ये वाला, और D का 1 वाला है ये रहा। तो ये जो मैच करने के बाद जो सही ऑप्शन दिख रहा है हमको वो है सेकंड वाला। तो इसमें सही मैच मिलाए गए हैं, तो इसका आंसर होगा B मतलब 2 वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डज नॉट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस ऑफ अ डिसीज फॉर इट्स अर्ली ट्रीटमेंट। देखिए, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप डॉक्टर बनने वाले हैं, और आप डॉक्टर बनने के बाद आप आपका क्लिनिक खोलेंगे या आप हॉस्पिटल में जॉब करेंगे, आपके पास पेशेंट आएंगे, तो आप ये चाहते हो कि आपका पेशेंट जो है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, ताकि आपका नाम हो, आप फेमस हो, या जो भी आगे प्रोग्रेस होनी है उसमें आपको अच्छा लगेगा कि आपका पेशेंट जल्दी ठीक हो रहा है। तो आप क्या चाहेंगे? आप ये चाहेंगे ना कि जो उसको डिसीज है, जो भी उसको बीमारी है, उसको आप जल्दी से जल्दी पता लगा लें और उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कर दें। तो जितनी जल्दी आपको अगर पता लग जाएगी बीमारी, तो आप उसका ट्रीटमेंट भी सही सही कर पाएंगे। तो जल्दी अर्ली डायग्नोसिस मतलब जल्दी डायग्नोसिस करना है, और उसके बाद आप उसका जल्दी ट्रीटमेंट कर पाओगे, उसके लिए आपको कौन सी टेक्निक जो है वो यूज नहीं करनी है। एक्चुअली आपके पास पेशेंट तब आता है जब उसमें डिसीज के सिम्टम्स होते हैं, और डिसीज के सिम्टम्स तब होते हैं जब वो पैथोजन जो डिसीज करवा रहा है वो हाई कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है। जब उनकी सेना बढ़ जाती है, जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तब वो हाई कंसेंट्रेशन में होते हैं, तो अपने इफेक्ट दिखाते हैं और आपकी बॉडी में वो डिसीज करवा देते हैं और उसके सिम्टम्स आपको दिखते हैं, और तब आप डॉक्टर के पास जाते हो। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तब आपके बॉडी में पैथोजन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो आप ब्लड के एनालिसिस से या यूरिन के एनालिसिस से आप उसका पता लगा सकते हो कि कौन सा है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में पैथोजन का कंसंट्रेशन कम है, भविष्य में बढ़ सकता है और आपको डिसीज करवा सकता है। तो जब आपको थोड़ा सा भी शक है कि पैथोजन हमारी बॉडी में हो सकता है, तो कम कंसंट्रेशन में ही उसको डायग्नोस करना है कि वो कौन सा पैथोजन है, वो कौन सी डिसीज करवा रहा है, कौन सी डिसीज होगी उससे, तो वो पता करना है आपको। तो आप PCR का यूज करते हैं, आप रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, इसके अलावा आप ELISA का यूज करते हैं। इनका यूज करके आप अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हो, मतलब बहुत जल्दी से पता लगा सकते हो कि जो डिसीज है वो कौन सी या पैथोजन कौन सा है। और अगर आप ब्लड और यूरिन पे जाते हो तो उससे अर्ली डायग्नोसिस नहीं मिलता आपको, क्योंकि जब पैथोजन लो कंसंट्रेशन में होता है तो ब्लड में नहीं मिलेगा आपको, यूरिन में नहीं मिलेगा। तो जब अर्ली डायग्नोसिस करना है तो कौन सा नहीं करना है आपको सीरम और यूरिन एनालिसिस नहीं करना है, PCR करना है, आपको ELISA करना है, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी करना है। ये तीनों तो आप करोगे अर्ली डायग्नोसिस के लिए। अगर आपने कोरोना का जब वो कोविड-19 डिसीज आई थी, पेंडेमिक हुआ था, तो किसी घर में किसी एक व्यक्ति को अगर सर्दी खांसी होती है, उसकी जांच करवाते हैं और उसकी जांच पॉजिटिव आती, तो दूसरे घर के सदस्य थे
उनकी भी रिपोर्ट्स करवाई जाती है। उनको सिम्टम्स नहीं है, फिर भी उनकी रिपोर्ट्स करवाई जाती है, और आपने देखा भी होगा कि जिनको सिम्टम्स नहीं है उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई है। तो वो कोई गलत रिपोर्ट नहीं है, वो सही रिपोर्ट है। एक्चुअली उनकी बॉडी में कंसंट्रेशन कम था, तो इसलिए उनको घर पे ही ठीक किया जा सकता था, इसलिए उनकी रिपोर्ट करनी भी जरूरी थी, क्योंकि उस टाइम पे हालात बहुत गंभीर थे, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी, तो पेशेंट और बढ़ते तो उनका ट्रीटमेंट कैसे करते, इसलिए सभी लोगों की जांच कराई गई ताकि लो कंसंट्रेशन में मिले तो उनको घर पे ही आसानी से ट्रीट किया जा सके। और अगर आपको याद हो तो उस टाइम पे एक टेस्ट होता था जिसका नाम था RT-PCR। ये PCR वो कोविड के लिए रिस्पॉन्सिबल कोरोना वायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR, ये वाला RT-PCR। तो ये अर्ली डायग्नोसिस के लिए होते हैं, ये नहीं होते, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, फोर्थ वाला। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर। कौन सा क्लोनिंग वेक्टर नहीं है? एक्चुअली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्लोनिंग वेक्टर का यूज होता है, यूजुअली प्लाज्मिड यूज होते हैं। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है बाक और याक, ये बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इनका यूज एज ए क्लोनिंग वेक्टर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हुआ था। तो ये दोनों तो जो है क्लोनिंग वेक्टर है। PBR322 ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड का यूज होता है एज अ क्लोनिंग वेक्टर, तो ये भी क्लोनिंग वेक्टर हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। पर हमसे पूछा है कि नॉट, ये प्रोब है, ये डीएनए का मॉलिक्यूल है जो रेडियोएक्टिव होता है, और हर डीएनए का मॉलिक्यूल जो रेडियोएक्टिव कर दिया गया है वो जरूरी नहीं है क्लोनिंग वेक्टर की तरह काम करे, तो हमारा आंसर होगा प्रोब, क्योंकि ये क्लोनिंग वेक्टर नहीं होता। फिर देखते हैं, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, आरएनए म्यूटेट्स एट फास्टर रेट। हाँ सही है, म्यूटेट, ये म्यूटेट मतलब क्या कि चेंज हो जाना, जेनेटिक मटेरियल में चेंज हो जाना, और आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है तो उसमें चेंज म्यूटेशन हो सकता है। तो आरएनए म्यूटेट होता है तेजी से, क्यों? क्योंकि वो स्टेबल नहीं है, वो अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी जो है वो ज्यादा है। अब रिएक्टिविटी ज्यादा क्यों है? रिएक्टिविटी मतलब किसी और से रिएक्शन करके ये बदल जाता है। रिएक्टिविटी ज्यादा मतलब किसी और से रिएक्शन करने की जो इसकी कैपेसिटी है वो ज्यादा है, तो किसी और से रिएक्शन कर लेगा तो वो नहीं रहेगा ना जो था, तो इसीलिए आरएनए जो है वो रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसलिए अनस्टेबल है। अब रिएक्टिविटी ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसमें जो राइबोस शुगर होती है, राइबोस शुगर जो होती है उस पर अगर आप राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर देखते हैं इस तरह से, तो ये है 1 डैश पोजीशन, ये 2 डैश, ये 3 डैश, ये 4 डैश, और यहाँ होता है 5 डैश पोजीशन। तो ये जो 2 डैश पोजीशन है ना, यहाँ पे एक्स्ट्रा OH ग्रुप दिखेगा, जबकि इस जगह पे जो राइबोस शुगर है यहाँ पे जो OH दिख रहा है, जबकि डीऑक्सी राइबोस शुगर डीएनए में जो है वो H है, और OH एक अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। तो जो डीएनए में डीऑक्सी राइबोस होती है वहां पे फंक्शनल ग्रुप का नंबर कम है, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप OH का नंबर ज्यादा है, और फंक्शनल ग्रुप के कारण ही रिएक्टिविटी होती है। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा OH ग्रुप के कारण रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसलिए स्टेबिलिटी कम हो गई, इसीलिए वो तेजी से क्या हो जाता है, म्यूटेट हो जाता है। अगर आपने वो पेंडेमिक कोविड-19 का देखा हो, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, तो आपने देखा होगा उसके नए नए वेरिएंट्स आते रहते हैं। क्यों आते रहते हैं? क्योंकि वो रेट्रोवायरस है, अच्छा मतलब उसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, और आरएनए तेजी से चेंज होता है, इसलिए उसका फॉर्म भी चेंज हो जाता है, तो ये सही है। फिर दूसरा, वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम, हाँ जीनोम, शॉर्टर लाइफ स्पान, सही है, छोटे और म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर, हाँ, और तेजी से चेंज होते रहते हैं, इवॉल्व होते रहते हैं। ये आपने कोरोना के केस में देखा है कि जो कोरोना वायरस था उसमें आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल की तरह था, और उसके नए नए वेरिएंट्स कितने जल्दी जल्दी 2-3 साल में कितने सारे वेरिएंट्स आ गए। क्यों? क्योंकि वो जो है जल्दी से म्यूटेट हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, गलत। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, गलत। बोथ स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ये सही है। दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, तो इसका आंसर होना चाहिए थर्ड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Once the undigested and unabsorbed substance enter the cecum, their backflow is prevented by। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का क्वेश्चन है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम को आप देखें तो माउथ से स्टार्ट होता है ऐसे, यहाँ पे पैलेट होता है, यहाँ टंग होता है, यहाँ फिर इसोफेगस है, फिर स्टमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम है, और इलियम के बाद फिर आता है यहाँ पे सीकम, और सीकम के नीचे लोअर एंड पे होता है अपेंडिक्स। अब यहाँ पे जब ये सीकम है, कौन है यहाँ पे, सीकम, तो ये जो इलियम होता है, ये इलियम है और ये सीकम है, तो इनके जंक्शन पर एक स्फिंक्टर होता है, वाल्व होता है, जिसे कहते हैं इलियोसिकल वाल्व। क्या कहते हैं इसे? इलियम और सीकम के बीच में है, इसलिए इसे कहते हैं इलियोसिकल वाल्व। और ये वाल्व ही अगर एक बार खाना सीकम में आ गया तो उसको वापस से यहां नहीं जाने देता। कौन? ये इलियोसिकल वाल्व। तो यही बोला है कि सीकम में कि जो अनडाइजेस्टेड अनएब्सॉर्ब्ड सब्सटेंस इंटर इनटू द सीकम, तो देयर बैक फ्लो, कि सीकम में इंटर हो गया तो उसका वापस से बैक फ्लो कौन प्रिवेंट करता है? इलियोसिकल वाल्व। और वो कहां दिया हुआ? ये दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम का क्वेश्चन है ये। एक बात है कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पोर्शन है, आपकी जो 2022 में एनसीईआरटी का जो नया एडिशन आया है, उस एनसीईआरटी में ये डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये नीट के सिलेबस से हट गया है। अभी याद रखिएगा, केवल सीबीएसई ने इसको हटाया है,
एनटीए जो नीट की एग्जाम लेता है उसकी तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि उसके सिलेबस में कौन से चैप्टर रहेंगे कौन से नहीं रहेंगे। तो अभी तक जब तक नया नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक हम पुराने सिलेबस को ही फॉलो करेंगे। तो ध्यान रखिएगा ये नई एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा चैप्टर, लेकिन अभी नीट में पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा इसलिए कंफर्मेशन नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रॉड पाम विद सिंगल पाम क्रीज इज विजिबल, ये डाउन सिंड्रोम का है कि हाथ चौड़े लेकिन सिंगल पाम क्रीज है। हमारे हाथ पे देखोगे तो आपको देखो ये एक इस तरह से अलग अलग क्रीजेस दिखेगी, लेकिन यहाँ केवल एक ही क्रीज है और डाउन सिंड्रोम में देखने को मिलता है। इसका आंसर होगा थर्ड वाला डाउन सिंड्रोम। अब आपको मैच करना है, ये ओपेरॉन सिस्टम की बात कर रहा है। अगर आप ओपेरॉन सिस्टम में देखो तो स्ट्रक्चरल जीन जो होते हैं लेक ओपेरॉन में अगर देखोगे तो स्ट्रक्चरल जीन जो होते हैं वो आपको 3 दिखते हैं। एक होता है Z, एक होता है Y और एक होता है A। और यहाँ पे रिप्रेसर जीन होता है, रेगुलेटर जीन होता है जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, इसे I जीन भी कहते हैं। तो Z बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y बनाता है लेक परमिएज, A बनाता है ट्रांसएसिटाइलेज। तो देख लेते हैं जीन Z कहाँ दिख रहा है, ये रहा, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाता है। तो इसका आंसर होगा 1D का 1। फिर ZY A सीक्वेंस होता है, तो Y बनाता है परमिएज, Y बनाता है परमिएज, फिर A बनाता है ट्रांसएसिटाइलेज, ये रहा, और I जो है वो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, तो ये रहा। तो A का हो गया 2, A का 2, B का हो गया 3rd, ये रहा, A2 B 3rd, C का हो गया 4 और D का हो गया 1। तो आंसर जो होगा वो होगा 4th ऑप्शन में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। तो अगला क्वेश्चन पेप्टिक सेल। एक्चुअली जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि ये क्वेश्चन जो है वो किस चैप्टर का हो सकता है, किस टॉपिक का हो सकता है। तो जब आप इसको देखेंगे ना, पेप्टिक सेल, गॉबलेट सेल, ऑक्जेंटिक सेल, हिपेटिक सेल, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है वो क्वेश्चन है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में कुछ सेल्स होती हैं जो अलग अलग सब्सटेंस का सिक्रेशन करती है। जैसे पेप्टिक सेल जो है इसे जाइमोजन सेल भी कहते हैं, और जाइमो वर्ड यूज करते हैं अपन किसके लिए, एंजाइम्स के लिए। इसे ही चीफ सेल भी कहते हैं। तो ये वो सेल है जो क्या सीक्रेट करते हैं, एंजाइम। और एंजाइम कौन से, पेप्सिन और रेनिन, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में, इसलिए उन्हें कहते हैं प्रो एंजाइम। तो ये जो है पेप्टिक सेल सीक्रेट करती है प्रो एंजाइम, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन। तो ए का हो गया 3rd, तो ए का 3rd इसी ऑप्शन में है। और देख लेते हैं, पर गॉबलेट सेल सीक्रेट करती है म्यूकस, गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ, तो बी का हो गया 1, ये भी इसमें दिया हुआ है। ऑक्जेंटिक सेल सीक्रेट करती है HCl, जो स्टमक होता है वहां पे एसिडिक मीडियम होता है HCl के प्रेजेंस के कारण। तो यहाँ पे HCl और एक CIF इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट करती है जो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कराता है। तो इसका C का हो गया 4, C का 4th इसमें दिया हुआ है। D का हिपेटिक सेल जो है वो बाइल जूस बनाती है, लीवर है, लीवर के लिए हिपेटोवर्ड यूज करते हैं। तो लीवर की सेल क्या करेगी, बाइल जूस बनाएगी, बाइल जूस लीवर में ही बनता है। तो D का हो गया 2nd, तो आंसर क्या होगा 1st। यही सही मैच है। Which one of the following symbols represent mating between relatives in human pedigree analysis? Actually ये जो symbols देखने को दिख रहे हैं ना, ये दिख रहे हैं आपको, ये ऐसा बना हुआ है और ये सर्कल है, ये स्क्वायर है, ये सारे सिंबल्स आपको पेडिग्री एनालिसिस में देखने को मिलेंगे। और आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। अगर ये ब्लैंक है ना, ये स्क्वायर, तो ये नॉर्मल मेल है, मतलब ये वो मेल है जिसको डिसीज नहीं है। अगर सर्कल ऐसा नॉर्मल ब्लैंक है तो ये नॉर्मल फीमेल है, मतलब इसको डिसीज नहीं है। और अगर ये ऐसा है, भरा हुआ है, तो ये मतलब अफेक्टेड है, इसको बीमारी है। और ये लड़का, अगर ये सर्कल भरा होता है तो ये लड़की जो है, फीमेल जो है वो अफेक्टेड होती है किसी डिसीज से। लेकिन यहाँ हमसे ये सिंबल नहीं पूछा, हमसे पूछा कि कौन सा जो है वो रिलेटिव के बीच में मेटिंग, मतलब शादी होती है ना रिलेटिव्स के बीच में, तो उसको रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली अगर किसी फीमेल और किसी मेल को आपने एक लाइन से जोड़ दिया तो ये नॉर्मल मैरिज है। मतलब इनके एक लाइन ऐसा याद रखिए कि इनके बीच में पहला रिश्ता बना, इनके पहले से कोई रिश्ते नहीं थे। लेकिन कुछ कम्युनिटीज में क्या होता है कि जो ब्लड रिलेटिव्स होते हैं, जैसे मामा बुआ के लड़का लड़की, काका बाबा के, चाचा चाची के, इनके लड़का लड़की जो होते हैं वो आपस में शादी कर सकते हैं। तो अगर ये रिलेटिव्स के बीच में अगर शादी होती है, मीटिंग होती है, तो उसका रिप्रेजेंट करते हैं अपन ऐसे डबल लाइन। ऐसा सोच लीजिए कि एक रिश्ता नया बना है और एक रिश्ता पहले से था, तो 2 लाइन बनानी है आपको। तो ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला सिंबल कि मेल और फीमेल के बीच में 2 लाइन दिख जाए, इसका मतलब कि ये शादी हुई है किसके बीच में, रिलेटिव्स के बीच में। तो इसका आंसर होगा 4th।